वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन जब हम बात करते हैं बच्चों की सेहत की तो ये हर घर की वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चे सेहतमंद रहें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन कॉमन हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं कि बच्चा खाना खाने से इनकार करता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, कोई भी मौसमी बीमारी हो बच्चे को पहले लग जाती है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई का भी हर्ज होता है, खेलने कूदने में दिल नहीं लगता, बच्चा एक्टिव नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जहाँ हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में हमारे पास इलाज मौजूद है, बेयकीनन तिब्ब नबवी की नज़र से भी हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास क्या गाइडेंस मौजूद है। आज जो मेरे मेहमान हैं आप सब उनसे फेमिलियर हैं। तकरीबन 4 साल इन्होंने एक रेगुलर शो किया जिसमें अगेन तिब्ब नबवी के हवाले से इलाज और बहुत सारे मसाइल का हल ये आपको बताते रहें। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। नाज़िर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बच्चों से रिलेटेड वालिदैन अक्सर कहते हैं एक तो कुछ बच्चों में ग्रोथ स्पर्ट अचानक से आती है कि उनकी सेहत अच्छी रहती है, उसके साथ साथ वो कद अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो इतना तेज़ी से ग्रो ना कर रहे हों, वालिदैन और परेशान हो जाते हैं कि इनको ग़िज़ा में क्या ऐसी चीज़ दी जाए। आप कुछ गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, इतना आपका अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, मैं आज इसमें शामिल हूँ। और तिब्ब नबवी का एक ऐसा मौजू है जो सेहत के हवाले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जी। उनके मुकाबले में जो दूसरे उलूम है, हिकमत जैसे है या दूसरी जड़ी बूटियों के जो लोग इलाज करते हैं। तो तिब्ब नबवी इज़ अ मेडिकल साइंस, और इसमें जहाँ दूसरे अफराद के लिए फ़ायदा मौजूद है, जैसे कि ज़ईफ़ अफराद के हवाले से या ख़वातीन के और दीगर हज़रात, लेकिन बच्चों के लिए पूरा एक चैप्टर है इसका जी। और बच्चों को सबसे पहले ऐसी चीज़ें दी जाएं, क्योंकि देखें उनका ग्रोथ 5 साल, 6, 8 साल, 10 साल तक ग्रोथ का एक तेज़ अमल होता है। बिल्कुल। मेटाबॉलिज़्म उनका बहुत डिफरेंट होता है। उस वक्त उन्हें वो चीज़ें दी जाएं जो ज़ूद हज़म हों। होता यह है कि हम अपने खानों में उनको शामिल करते हैं। अच्छा, हमारे खाने ऐसे होते हैं कि वो स्टमक फिलर के तौर पे काम करते हैं। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को 10 साल की उम्र तक ना दी जाएं, जिनमें बीफ शामिल है। बीफ से इनको अवॉइड कराया जाए। इसके मुकाबले में बकरा, बकरी, ये जो गोश्त हैं जिसको मटन कह दें, या उसको ये जो लैम वगैरह होते हैं, ये ज़ूद हज़म कहलाते हैं, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी भी इनसे मिलती है। दूसरी चीज़, हम बच्चों को आजकल वो देते हैं जो हैवी केमिकलाइज्ड और रिक्रिएशनल फूड है, जैसे कि फार्मी चिकन, फार्मी अंडे, ये बच्चे इसे हज़म नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो पसंद की चीज़ें होती हैं बच्चों की ज़्यादा, उसमें रिफाइंड शुगर बहुत है, जिसमें कलर्स की बात की जाए, मैदे की बात की जाए, बच्चों को डोनट्स पसंद है, सैंडविचेस पसंद है, इसके अलावा मीठा बहुत पसंद है, आइसक्रीम्स बहुत पसंद है। ये स्टमक फिलर हैं। इन्हें खाने के बाद बच्चे अगर एक 50 ग्राम चिकन खा ले या एक आइसक्रीम खा ले तो 6 घंटे तक उसे भूख नहीं लगेगी। सही। अब इतने में उसके खाने का टाइम हुआ, अब पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इसे भूख नहीं लग रही और उसका फिर इलाज शुरू कर देते हैं। हम वो चीज़ें ना दें जो स्टमक फिलर के तौर पे काम करें, जो इतना फिल कर दें कि भूख उनकी ख़त्म हो जाए। दूसरी, इसको मज़ीद अगर अपने व्यूअर्स के लिए मैं बयान कर दूं कि ये एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, इससे बच्चा ऐसा लगेगा उसको कि उसका स्टमक भरा हुआ है, उसकी भूख उसको नहीं लग रही होगी, लेकिन जो ग़िज़ाइयत, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए बच्चे की बॉडी को, वो इसमें नहीं मौजूद होते। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हम अब तिब्ब नबवी की तरफ देखते हैं तो बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर हम बच्चों को वो रोज़ाना की बुनियाद पर दें तो उससे अच्छे असरात उसके मेटाबॉलिज़्म पर रोनुमा होते हैं। जैसे कि खजूर को पूरी दुनिया में इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम रोज़ा भी उससे इसलिए खोलते हैं क्योंकि वो फौरी तौर से हमें तवानाई मुहैया करती है। सही। तो बच्चों को सुबह का आगाज़ कोई खजूर का, जैसे कि यूरोप में आपने देखा होगा बहुत से खजूर के पेस्ट मिलते हैं और बच्चे उसे स्लाइस पे लगा के सुबह खा कर चले जाते हैं। दोपहर तक उनका लंच के टाइम तक वो सेहतमंद रहते हैं। या मदर्स अगर थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो वो जिस तरह खजूर के साथ बहुत सारे लोग ग्रेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ जो खोपरा होता है, फिर बादाम को मिला के एनर्जी बॉल्स भी बना के रख लेते हैं अपने घर में कि एक आध आपने बॉल दे दी, दैट्स मोर देन एनफ। बिल्कुल। और इसके अलावा खजूर सुबह भी दी जा सकती है या बच्चे जब आए हैं उस वक्त 1-2 खजूरें दी जा सकती हैं। एक और चीज़ है वो है पनीर, यानी कि चीज़ को तिब्ब नबवी का बहुत अहम जुज़ है और रोज़ाना बच्चों की ग़िज़ा में इसको शामिल होना चाहिए। सही। योगर्ट, दही के बारे में तिब्ब नबवी में बहुत से फ़ज़ाइल मौजूद हैं। और अब मैंने इसके लिए अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बताया कि एक पेस्ट बना लीजिए इन चीज़ों का। इसमें 5 खजूरें जो सॉफ्ट खजूरें होती हैं ताज़ा,
और इसमें 100 ग्राम चीज़, कोई जो कॉटेज चीज़ है तो ज़्यादा अच्छा है, 50 ग्राम योगर्ट, दही इसमें मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको जग में एक पेस्ट बनाया जा सकता है। सही। अगर ये बच्चों के ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। सॉरी, एक चीज़ मैं मिस कर गया, जग में इसको चलाने के बाद यानी कि मिक्सअप करने के बाद किसी बाउल में ले लीजिए और इसमें शहद मिला लीजिए तकरीबन 100 ग्राम। सही। अब ये जो कम्बिनेशन है, जो कुछ हमारी केमिस्ट्री में मौजूद है वो सब कुछ उस बाउल में मौजूद है। इस वक्त तमाम चीज़ें आ गई, तमाम न्यूट्रिएंट्स आ गए आपके लिए। आप जिस तरह कहना चाहिए कि क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ग्रोथ में भी बच्चों की हेल्प करेगा। लेकिन जब हम क़ुव्वत मदाफ़ियत का यहाँ जिक्र कर ही रहे हैं, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है, उसमें बताइएगा कि डॉक्टर साहब अक्सर लोग कहते हैं कि मौसम ज़रा सा तब्दील हुआ, सर्दी ज़्यादा हुई, गर्मी ज़्यादा हुई, बच्चा ज़रा बाहर खेलने गया, मौसम का फल खाया और वो अगर थोड़ा सा खट्टा है, फ़ौरी तौर पर यह बीमार पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए सबसे अहम यह है कि मौसमी असरात से बचाव का उनका इंतज़ाम होना चाहिए। मसलन बारिश हुई है जी। और बच्चा बाहर भीग गया किसी वजह से और वो घर में आया है, वहाँ फ़ैन पंखा चल रहा है, उसके नीचे आ गया। अब इसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हाइपोथर्मिक हो सकता है। अगर वो हाइपोथर्मिक होगा यानी बॉडी का टेम्परेचर ज़रा सा कम होगा, इसको फ्लू, कोल्ड वगैरह और खांसी, कफ वगैरह शुरू हो जाएंगी। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि गीले बच्चे को एयर कंडीशन या वेंटिलेशन के सामने ना रखा जाए, बच्चों के ड्रेसेस को चेंज किया जाए। इसी तरह मौसम के मुताबिक बच्चों का ड्रेस होना चाहिए। सही। जी, हम अगर सर्दी है और उसमें बच्चा टी शर्ट पहन के फिर रहा है, बच्चे में और बड़े के इम्यून और उसके टेम्परेचर में फ़र्क होता है। बच्चों का जिस्म ज़्यादा जल्दी कबूल करता है टेम्परेचर्स को। एक आम रूल ऑफ थंब जैसे कहा जाता है कि अगर आप रात को सोते वक्त इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी एसी चल रहा है, बच्चों को कितने कपड़े यानी क्या किस किस्म का उनका अटायर होना चाहिए, जो एक एडल्ट की जितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं उससे एक इजाफी लेयर हमेशा बच्चे को ज़्यादा पहनाना चाहिए। यानी अगर आप समझ रहे हैं कि आप 2 लेयर्स पहन के सो रहे हैं तो छोटे बच्चे को जाहिर सी बात है उसको ठंड ज़्यादा लगती है, तो एक और एडिशनल लेयर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक ये तो हम बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियां जो अगर हों या कॉमनली जो फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, लेकिन मुहलिक बीमारियां, इससे बचाव के लिए एवरीडे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं? कोई क्या चीज़ ग़िज़ा में इंक्लूड करें जिससे बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़ियत उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो? बिल्कुल, ये जो एपिडेमिक अमराज हैं उस दौर में भी और ख़ास तौर से जब शदीद गर्मी होती है उस वक्त एक तो बच्चों को धूप में निकलने से बचाया जाए, एक तो ये है। और दूसरा अहम बात यह है कि जैसे मैंने वो पेस्ट का जिक्र किया कि ये चीज़ें अगर इनको बच्चों के ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो इम्यून सिस्टम इंतहाई ताकतवर होता है। सही। और इम्यूनिटी की वजह से ही एपिडेमिक से बचा जा सकता है, जो मुतादी अमराज हैं उनसे बचा जा सकता है। और बच्चों की ग़िज़ा का इस तरह से ख्याल रखा जाए कि 3 वक्त की ग़िज़ाएँ बच्चों को कम से कम दी जाएँ, लेकिन इससे ज़्यादा दी जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने कम खाना होता है, जल्दी हज़म हो जाता है और इसके बाद उनको दोबारा तलब होती है। अभी आपने एक बात कही तो उस पर हमारे पास सवाल आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे जिक्र किया सोर्स ऑफ प्रोटीन का। आपने कहा बीफ छोटे बच्चों को अवॉइड करें, उनको मटन दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, हज़म करने में आसानी होती है। तो सवाल हमारे पास आया है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिसमें दालें वगैरह शामिल हैं, या फिर उनको भी हम अगर इस तरह गोश्त की तरफ लेके जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए? गोश्त में मैं चाह रहा था कि ये बताया जाए कि पहले तो बीफ बच्चे हज़म नहीं कर सकते। सही। और फिर ये बीफ क्योंकि उन्हें हम मुख्तलिफ हार्मोन्स देते हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और फार्मी चिकन वगैरह ये हार्मोन से फिल होती हैं, बच्चों में हार्मोन के अफजाइश का एक अमल चल रहा होता है। सही। ये चीज़ें उनके उस अमल को मुतासिर करती हैं, लिहाजा इनसे अवॉइड किया जाए। सेहतमंद जो महफूज हमारे यहाँ गोश्त हैं वो ये बीफ और मटन रह जाते हैं, ये मटन और लैम वगैरह ये रह जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ फ़िश उनको दी जाए। मछली में जूद हज़म प्रोटीन होती है जो सॉफ्ट होती है और जल्दी हज़म हो जाती है, बच्चों को सूट करती है। बल्कि बहुत से मुल्कों में तो आपने देखा होगा कि फ़िश ब्रेकफास्ट में दी जाती है बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को। और जो वो स्कूल यूरोप के जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह में वहाँ बच्चे नाश्ता ही स्कूल में जाके करते हैं, घर से वो एक कप उन्होंने दूध का पिया, अब उनका ब्रेकफास्ट स्कूल में होता है। तो मैंने वहाँ अक्सर देखा फ़िश लाजमी साथ होती है। अच्छा, आपने क्योंकि ये जिक्र ही यहाँ पे किया तो मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि दूध फ़िश अगर आपने खाई हुई है तो दूध उसको ना मिलाएं, इसकी कोई बेसिस आप देखते हैं? ये हमारे मुल्कों में आपने सही कहा, हमारे यहाँ ज़्यादा ये बात चलती है, लेकिन यूरोप में हमने देखा कि फ़िश और दूध एक जगह साथ चलता है। मिल्क शेक लिया, आप देखें मैकडोनल्ड में जाते हैं
फिश बर्गर खाते हैं जर्मनी वगैरह में, और साथ में मिल्क शेक होता है। हाँ, या उसमें चीज़ भी होती है, उसमें अगर चीज़ देखा वगैरह जाए भी देखिए। तो अब वो शायद कोई ख़ास फ़िश है, हो सकता है हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती हो, तो मैं समझता हूँ यहाँ तो अवॉइड ही किया जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि वेजिटेबल बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। सही। और कोशिश ये की जाए कि इन चीज़ों को घर में तैयार किया जाए, बाहर की चीज़ों से, फ्लेवर्ड और कलर्ड वाली चीज़ों से ज़्यादा इज्तनाब किया जाए, और घर में चीज़ें जो हम खुद तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल घर में तैयार किया जा सकता है, अब तो मशीनें घर घर मौजूद हैं इसकी। छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाना, क्या ये सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल, इसमें ख़ास तौर से सुबह नहार मुँह या ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बच्चों को सारा दिन डिस्टर्ब रखती है। ये चीज़ें कहा जाता है कि शाम के वक्त में, जिसमें हम कहते हैं हाई टी के तौर पर, बच्चों को ये चीज़ें कभी दी जा सकती हैं, लेकिन वो भी जो बच्चे 12 साल से ज़ायद उम्र के हैं। 12 साल से कम बच्चों को डीप फ्राइड देना उनके लीवर पे असरअंदाज हो सकता है, तो लिहाजा इससे अवॉइड किया जाए। और डीप फ्राइड भी वो जो अक्सर ठंडा हो जाता है। अगर आप देखें कि मदर से सुबह सुबह रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि अब स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं, कि हमारे लंच बॉक्सेस में हमें नगेट्स फ्राई करके दे दें या फ्रेंच फ्राइज़ दे दें। जब तक वो स्कूल में एक्चुअली खाने का टाइम होता है, उस वक्त तक वो काफ़ी ठंडा हो चुका होता है, बदमज़ा हो जाता है, तो यकीनन ये मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा, मैं यहाँ पर, क्योंकि वी आर ऑन द सब्जेक्ट, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब इतनी रिसर्च आई है कि माइक्रोवेव करके बच्चे को खाना नहीं देना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप चूल्हे पे गर्म करें। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं वो काफ़ी आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो, और जाहिर सी बात है, हमारा अपना बचपन, हम लंच बॉक्सेस हमेशा प्लास्टिक के लेके गए। आज क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इज़ इट इसको अवॉइड करना चाहिए? प्लास्टिक में कभी भी कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल ना की जाए, कि कोई फौरी तौर पे खाना गर्म उसके अंदर से पतीली से निकाल कर उसमें डाल दिया गया जी, या फ्राई पैन से निकाल के उसमें, ये एक ख़तरनाक अमल है। बाहर रख के उसको रूम टेम्परेचर पे लाया जाए, और इतनी देर में कि बच्चा अपनी प्रिपरेशन करे, उसको मज़ीद वो जो फूड ग्रेड टिशू पेपर्स आते हैं उनमें उसको करके और फिर प्लास्टिक में रखा जाए। लेकिन बराह रास्त उस कॉन्टेक्ट में आए प्लास्टिक के, वो यकीनन उसके लिए नुकसान। और ये मेरे ख्याल में टिप मदर्स के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आप जब अपना बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस और उनका टिफ़िन तैयार करी होती हैं, तो इधर से वो फ्रायर से निकला और फ़ौरन आपने उसको डब्बे में डाला, डब्बा बंद किया और बच्चे के बैग में डाल दिया। दिस कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी डेंजरस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रख के मदाफ़ियत बेहतर बना सकते हैं, उसकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर फॉर बीइंग हियर विद अस, और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्रामों में भी मुलाकात रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ये आज की टिप्स आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार हैं, और इसी हवाले से उनकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बताया कि पाकिस्तान में लगभग 60,000 बच्चे इस तरह की डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं पोलियो के हवाले से, जो कि हम देख सकते हैं कि कई दिहाइयों से पाकिस्तानी हुकूमत की, हमारे माशरे की ये कोशिश रही है कि इसको मुकम्मल तौर से हम इराडिकेट कर पाएँ। लेकिन इस साल भी हम देख सकते हैं कि हमें नाकामी का सामना है, बल्कि सबसे ज़्यादा तादाद में पोलियो केसेस उभर कर सामने आए हैं। इस वक्त के अंदाजे के मुताबिक 4 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और इस तरह अब इनकी मजमूई तादाद 45 हो गई है। नए केसेस पंजाब भर में, और ख़ास तौर पर अगर देखिए सबसे बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं KP में, जहाँ पे तकरीबन 35 केसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े शहरों की अगर बात की जाए, जिसमें कराची, लाहौर शामिल हैं, उसमें देखा यह जा रहा है कि इनके सीवेज के निज़ाम में जो पानी की लाइनें हैं उसमें हम तकरीबन देख सकते हैं कि पोलियो के वायरस मौजूद होने की इत्तलाआत भी आई हैं। इसी हवाले से अब हमने गुफ्तगू की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन फॉर द इशू ऑफ पोलियो जनाब बाबर अता से। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बाबर साहब, ये बड़ा तकलीफ देह मरहला होगा, और यकीनन हुकूमत वक्त कोशिश कर रही है, और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की गई पोलियो को ख़त्म करने की। ये जो नए केसेस सामने आए हैं, आपको क्या लगता है कि लकूनास या कोताही या ओवरलैप्स कहाँ पे, गैप्स कहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि 45 के लगभग अब पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इस साल? एक तो सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया कि मॉर्निंग शो में आप हमें टाइम देती हैं, आपको यूथ देखती है, और स्पेशली मॉर्निंग शोज़ को ख़वातीन घर में देखती हैं जो मदर्स हैं, केयर गिवर्स हैं।
तो शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को टाइम दिया अपने शो में। याद रखिए कि जी अगर किसी भी मुल्क में पोलियो का केस सामने आता है तो वो सिम्टम है अंडरलाइंग डिजीज़ का, यानी डिजीज़ जो है वो कहीं और है, और उस डिजीज़ का जो आपके सामने जो 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 मजमूआ रिजल्ट सामने आ रहा है वो केस की सूरत में सामने आ रहा है। पोलियो केस उस वक्त आता है जब आप एक बड़ी तादाद में बच्चों को जो है वो कतरों से महरूम रखते हैं, और वो ये जो बड़ी तादाद है ये टोटल पॉपुलेशन की 5% से ज़्यादा हो तो वहाँ पे बतदरीज पोलियो केसेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक लंबा प्रोसेस है, यानी आपने काफ़ी अरसे, साल 1.5 साल तक आप उन बच्चों को महरूम रखें जिनकी मजमूई तादाद जो है 5% से ज़्यादा हो तो केसेस आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में केसेस की तादाद इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 45 है, लेकिन ऑनेस्टली जो सीधी बात है वो करनी पड़ेगी, और इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई सियासी गुफ्तगू यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर के महीने तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस और भी आएंगे। उसकी वजह ये है कि एक्टिव वायरस सर्कुलेशन जो है वो इस वक्त मुल्क गिर जारी है, और उस सर्कुलेशन की वजह से जो फाइनल रिजल्टेंट है वो पोलियो केसेस की सूरत में आपके सामने वो आता रहेगा नवंबर में। लेकिन नवंबर के बाद जो है वो आप देखेंगे कि हम जो चेंजेस ला रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, आप देखेंगे कि पोलियो केसेस की तादाद में इंशाल्लाह बतदरीज कमी आती जाएगी, और अगले साल बहुत बहुत बेहतर होगा इस साल के मुकाबले में, और इंशाल्लाह 2021 में आपको पोलियो के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कामयाबी सामने ला के दिखाएंगे। अगर एक कोई पॉइंट है जो आप को लगता है कि पोलियो फ्री पाकिस्तान और पोलियो ज़दा पाकिस्तान के दरमियान रुकावट है, तो वो है पेरेंट्स का मिसट्रस्ट, उनका एतबार इस वैक्सीनेशन कैंपेन पे। वालिदैन को विन करना जो है वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। यकीनन बाबर साहब, किसी भी इंटरनेशनल फोरम में जब पाकिस्तान की हेल्थ अपडेट्स को और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, पाकिस्तान का पोलियो को इराडिकेट ना कर पाना हमारे लिए सुबकी का बायस बनता है। आप क्या कहेंगे कि प्रोविंशियल कोलैबोरेशन इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो KP में थे, और हम देख सकते हैं गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत भी यहाँ पे PTI की ही रही। तो आप क्या समझते हैं, एक तो नंबर 1 वंस अगेन गैप्स कहाँ पे हैं, और बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि ये मसला खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान के बच्चों को इफेक्ट कर रहा है? सिद्रा, याद रखें कि किसी भी सियासी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता वायरस से। मतलब ये हुकूमत ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता सिद्रा कि मैं किसी थाने का कोई हवलदार हूँ या वहाँ पे मोरर लगाऊँ तो कहीं डाका पड़ गया उधर से मैंने कि ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक बदतरीन एंटी वैक्सर मूवमेंट्स की जद में आई हुई है। चलो खैबर पुख्तूनख्वा में मैं कहता हूँ कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते, तंग आ गए रिपीटेड वैक्सीनेशन से, आप इतनी दफ़ा उनके पास गए हैं सेम मेडिसिन को लेकर। तो इस वक्त जो दुनिया का सबसे अवेयर शहर है, आर्ग्यूएबली अवेयर शहर न्यूयॉर्क, वो क्यों सफ़र कर रहा है इतने बड़े खसरे के आउटब्रेक से? पाकिस्तान में 45 पोलियो के केसेस हैं, न्यूयॉर्क में इस वक्त 1030 केस इस साल का वो खसरे का रिपोर्ट हो गया है। वो भी इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अनचेक्ड सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल होता है, अजीब व गरीब चीज़ें फैलाई जाती हैं। इसमें काफ़ी पीछे माफियाज हैं जो ये चाहते हैं कि वालिदैन जो हैं उनके जहनों में शकूक व शुबहात डाले जाएं पोलियो वैक्सीन के हवाले से, या अमेरिका में एंटी मीजल्स वैक्सीन के हवाले से। और ये वो वजह है जिसकी वजह से आपको आउटब्रेक हो रहा है। तो मैंने जिस तरह आपके पहले सवाल के जवाब के आखिर में बताया आपको कि वो रीज़न जो एक पोलियो फ्री पाकिस्तान और एक पोलियो ज़दा पाकिस्तान के दरमियान हायल है, वो एतबार पेरेंट्स का, जिसको विन करना पड़ेगा। और ये जोर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर आप ये कभी नहीं कर सकते। मैं आपका वक्त दूंगा, एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि ये देखें ये हो क्या रहा है। ये रहा है, ये पिछले कई सालों से मैं आपकी बात कर रहा हूँ पोलियो मुहिम में। आपके सर में दर्द नहीं है सिद्रा, मैं आपके पास आता हूँ कि आपने पैरासिटामोल खानी है, आप मुझे कहती हैं यार मेरे सर में दर्द नहीं है, मैं कहता हूँ जी थोड़ी सी खा लें, आप कहती भाई नहीं खानी, मेरे सर में दर्द नहीं है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा थोड़ी सी और खा लें, और फिर जब आखिर में आप इनकार करती हैं तो मैं पुलिस वालों को बुला के बंदूक की नोक पे आपको पैरासिटामोल खिला दूं, तो आप क्या, मतलब ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में कभी भी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो जोर ज़बरदस्ती से आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। इसीलिए खैबर पुख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में हुकूमत ने फैसला किया है कि हम कोवर्जन, फोर्स, जोर ज़बरदस्ती, FIR, बंदूकें, ये हम नहीं यूज़ करेंगे। हम विन करेंगे पेरेंट्स को, उनको कायल करेंगे, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स ला के दिखाएंगे।
पोलियो टीम्स के हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा। 6000 से ज़्यादा टीम्स तश्कील दी गई हैं, उनकी दोबारा रीट्रेनिंग होती है, क्या उनके सिक्योरिटी के मामलात, उनकी एक्सेसिबिलिटी, और एक जो सबसे बड़ा गैप जिसकी अक्सर निशानदेही की जा रही है कि लोगों में जो परसेप्शन या मिसपरसेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए कोई कम्युनिकेशन हमें कैंपेन नज़र नहीं आ रही कि एक दफ़ा फिर लोगों की याद दहानी कराई जाए कि बच्चों को पोलियो के कतरे पनाना किस हद तक अहम है। एक मैं करेक्ट कर दूं छोटा सा सिदरा आपको, पोलियो प्रोग्राम जो है ना बहुत बड़ा उसका स्केल है। 6000 नहीं होता, ये एक जिले में होगा। पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाती हैं, जो घर घर जाती हैं। 4 करोड़ जो है वो मेरा टारगेट है, वो मैंने जाना है। और इन 1.5 लाख पोलियो टीमों को जो है वो तकरीबन इतनी ही तादाद में अफवाज पाकिस्तान और पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक होता है। बिल्कुल आपने, एक तो इम्प्रेस्ड हूँ मैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, क्योंकि बाकी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। 25 साल हो गए सिदरा, यही ट्रेनिंग उसी तरह, उसी पोलियो कैंपेन से पहले आप इनको दे रहे हैं। यानी ये वही है कि वो जब हम क्लास 8-9 में होते थे तो वो एक टॉपिक 10 साल पुराना टीचर होता था, वो हर साल उसी पेज पे उसी महीने में आके मुस्कुरा देता था। यानी वो लतीफ़ा हर साल, तो वो ट्रेनिंग है जो 25 साल से रिपीट हुए जा रही है। अब हमने ये फैसला किया है कि हम ट्रेनिंग के टाइम को, जो कि 10 दिन का होता है प्री कैंपेन, उसको हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग हाफ टाइम है उसमें हम मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा प्लान है कि हम अब अगली बड़ी कैंपेन्स आने वाली हैं, हमारी सर्दियों के महीने में होती हैं बड़ी कैंपेन्स, उनमें हम स्टेडियम्स में, टाउन हॉल्स में, बड़ी बड़ी सतह पे जो है हम बैठ के अपनी टीम्स को बिठाएं और ज़बरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, टेलीविजन पर्सनैलिटीज़ हों, आप जैसी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हों, वो जाएं, उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। तो मोटिवेशन पे यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। वी हैव टू फोकस एंड वी आर फोकस्ड ऑन इट। कौमी मफाद के, नेशनल इंटरेस्ट के इस अहम मौजू पे मेरे ख्याल में जितनी बात की जाए, जितना स्ट्रेस दिया जाए कम है। लेकिन एक चीज़ होती है सिर्फ इसके बारे में बात करना, मीडिया इसको सपोर्ट कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है, लेकिन कोलैबोरेटिव एफर्ट, जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको शायद रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उस पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे अहम मौज़ूआत कभी कभार हमारे यहाँ सियासत की नज़र हो जाते हैं, लोग एक पेज पर, एक मेज़ पर बैठ कर उसके बारे में बात नहीं कर पाते। उसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बाबर साहब क्या कहेंगे, अब अगली मीटिंग कब एक्सपेक्ट की जा सकती है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक्सर मैल न्यूट्रिशन पे, बच्चों के मसाइल पे फोकस करते हैं। इस इशू को लेकर अब हम अनकरीब कोई मीटिंग, कोई कमेटी, कोई टीम की तश्कील देना देख सकते हैं? सिदरा, मैं पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आज़म मुझे दिखा दें जिसने पहाड़ी की चोटी से गरीब पोलियो वर्कर को बुलाया, अपने सीने से लगाया? कोई है इस तरह का वज़ीर आज़म? ये मेरा फ़ोन मेरे पास है, दिन में सारा दिन उनके साथ ऑनलाइन होता हूँ, उनको अपडेट्स मिल रही हैं, वो एक एक चीज़ से अवेयर हैं। और इंशाल्लाह आपको पोलियो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम देने वाले हैं नवंबर के महीने में आपको। उस वक्त फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं सरप्राइज़ ख़त्म नहीं करना चाहता। बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पर्सनली पोलियो कैंपेन के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव को लीड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नवंबर के महीने में इस साल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम मसला जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही ऐसे ममालिक हैं, एक अफ्रीकी मुल्क है और इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जो पोलियो के मर्ज़ को पूरी तरह से इराडिकेट नहीं कर पाया है। और यकीनन ये आगे जाकर बच्चों की, और जब वो नौजवान बनते हैं, उनकी ज़िंदगी को मफलूज करती है। इस पर ज़रा सोचिए। और आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र से कम है तो यकीनन उसका हर साल उसको पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हाल ही में होने वाली एक स्टडी से ये पता चला है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो विजिटेड साइट्स हैं कितनी क्रेडिबल हैं। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दरक्षा। यूर अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आप PR एंड नेटवर्किंग खुसूसन देखती हैं एंड सोशल मीडिया इज ऑफ कोर्स योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। थैंक यू दरक्षा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं कंवल मसरूर। यूर अ सोशल मीडिया एंड IT एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच कंवल फॉर बीइंग हियर एज वेल। कंवल, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ
क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हालांकि हर घंटे टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, लेकिन हम फिर भी अब बहुत सारी जो यंगस्टर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट या ऑनलाइन मीडियम बन गया है। आप इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखते हैं या इसके प्रॉब्लम्स आपको लगता है इस पर हावी हो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि हमारे पास मिक्स ऑडियंस आती है, डिफरेंट तरह के टारगेट ऑडियंस होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं बग़ैर ये देखे हुए कि इसका सोर्स क्या है और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और कल की मैं बात बता दूं कि हमारे घर में डिस्कस हो रहा था कि चांद ग्रहण आ रहा है और उसकी वजह से बहुत कोई ख़तरनाक एलिमेंट्स होने वाले हैं। सो उस पर भी हम यकीन कर लेते हैं बिकॉज इट्स पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया। तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको और बहुत सारे रेफरेंसेस दिखाए जो कि बड़ी जेन्युइन लुकिंग होती है। कई दफ़ा आप देखें कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ शोहरत याफ्ता लोग हैं, चाहे वो पब्लिक फिगर्स हों, उनके मरने की खबर रूमर के तौर पे आ जाती है, फिर उनको आके कहना पड़ता है। कभी उनसे रिलेटेड कोई भी खबर, उनकी तलाक की खबर, उनकी शादी की खबर, और फिर उनको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और ये जो फेक न्यूज़ होती है ये काफ़ी हद तक दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि बड़ी रियल है, यानी कुछ हुकूमत से रिलेटेड पॉलिसीज़ का जो इत्ला है या उसकी जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो एक स्क्रीनशॉट के तौर पे आपको दे दी जाती है और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई किसी चैनल पे ये खबर चली है। मैं अभी यही बात करने वाला था। तो इसमें यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। ये तो खैर इस हवाले से है कि आप ओपिनियन चेंज करना चाहते हैं लोगों के, मासेस के, बिकॉज हर कोई ये चाह रहा होता है बगैर सोचे समझे। आप यकीन करें अभी टैक्सेशन का मामला चल रहा है, 90% वो लोग जो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि टैक्सेशन की इम्प्रूवमेंट हुई क्या है, ये बेसिक या इसके असरात क्या होंगे। तो हम लोग इसको बगैर सोचे समझे ही हम इस पे लड़ रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है, देखिए 2 रीज़न्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कि हमने अपना जो कोई पेज बनाया होता है या कोई भी हमने ग्रुप बनाया होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है अगर हम इस तरह के रूमर्स डालते हैं, बिकॉज उसके अंदर बड़ा थ्रिल होता है, या फेक न्यूज़ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि आप पब्लिक ओपिनियन चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर फेक न्यूज़ का सहारा, जैसे कि आपने बताया कि स्क्रीनशॉट्स लगा के, इवन इमरान खान का लगा के फिर साथ में वो यानी मीम क्या है और न्यूज़ क्या है, इसका हम फ़र्क ही, हमने बाउंड्रीज बिल्कुल क्रॉस कर दी हैं। तरीक्षा क्या कहेंगी? यू आर ऑल्सो रनिंग, यू हैव अ PR प्रेजेंस ऑफ कोर्स, और बहुत सारे ब्रांड्स या ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। कुछ तो इसमें ग्लैमरस न्यूज़ है कि जी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लेकिन कभी कभार बड़े वसूख से ये कहा जाता है कि वी आर द बेस्ट ब्रांड, सारे हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को फॉलो करके इसको बनाया जाता है, एंड यू हैव नो वे ऑफ वेरीफाइंग इट। सिर्फ कंपनी की साख, उसके बड़े नाम पे आप ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या एहसास ज़िम्मेदारी है कि कभी दिल कहा कि इसको ज़रा खोल के देखा जाए कि ये सच भी है इनका क्लेम या ये झूठ मूठ कह रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन द लाइट, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमने जो है ना वो एक आज़ादी जो है, कहते हैं कि सोशल मीडिया के साथ साथ जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गई है। तो जैसे ब्रांड होता है, सो दे हैव जस्ट एडेड अ एलिमेंट ऑफ ग्लैमर इनटू इट, एंड वो होता है ना कि आप बड़े अच्छा से पैक करके किसी चीज़ को पेश कर देते हैं, एंड द पीपल हु आर बिलीविंग इट। सो एक्चुअली जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से टर्न आउट हो रही है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से लोग जानना चाहते हैं, 69% ऑफ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू नो, लाइक उन्हें सिर्फ जानना है विदाउट द ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट, ठीक है। सो मेरे पास इन्फॉर्मेशन और दैट्स इट है ना, जैसे हमारे खाने पहले बड़े आराम से पकाए जाते थे, बड़े बूढ़े उस पर सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे, सफाई का, सुथराई का, लेकिन अब फास्ट फूड है। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए फास्ट फूड है, हमने जल्दी जल्दी हप करके खानी है, लेकिन ये सही है गलत है, इसका असर क्या पड़ रहा है, इसके बारे में हम नहीं सोचते। एग्जैक्टली, एंड उसके साथ साथ कुछ नई टर्म्स भी जो है वो आ चुकी हैं, जैसे अगर आपने सुना हो तो फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो एक्चुअली पीपल आर डेवलपिंग दोज एंजाइटीज़ के नहीं बस हमें जानना है, एंड इफ़ समथिंग या कोई ब्रांड है जिसको इस तरीके से पेश किया गया, जिसकी बेसिकली वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स होती हैं या पोस्ट डिज़ाइनिंग्स होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा फैंसी हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। कोई और फीड कर रहा है और आप एज इज़ उसको अपनी साइट पे डाल रहे हैं, बिल्कुल। तो तब आप क्या समझती हैं एज अ ब्लॉगर, एज एन इन्फ्लुएंसर, कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस एटलीस्ट उस क्लेम को थोड़ा सा चेंज करें, कहीं थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी, इवन इफ इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, कि कहीं थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी भी ले आए, या बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारनी है? बिल्कुल, ब्लॉगिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था वो डेवलप इसलिए हुआ था कि ऑथेंटिक सही है, ऐसी चीज़ें या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को हेल्प आउट करे,
नाउ इट्स मोर लाइक आप कहते हैं ना एक फैंसी वर्ल्ड क्रिएट कर दिया गया है जहाँ पे सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट चल रही है और ये चीज़ें चल रही हैं. सो ब्लॉगर्स अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर कंसर्न टू डेवलप देयर ओन कम्युनिटी. वो होता है ना आपको लाइक्स चाहिए, आपको शेयर्स चाहिए. सो जितना ज़्यादा इंप्रेशन आता है शायद खून वो देख के 2 किलो मज़ीद बढ़ जाता है. बट द पॉइंट इज़ कि आपने जो इम्प्रेशंस आपके पास आए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, या उससे जितना भी इम्प्रेशन आया है उससे कितनी लीड्स जनरेट हुई हैं, ये थोड़ा बिजनेस पार्ट हो जाता है. लेकिन शुगर कोट कर रही है, सिर्फ ये बात लाइक से बहुत आगे चली गई है. जहाँ से ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है वो मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो हो सकता है बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, PR कंपनीज हैं. आप उनसे भी अपने रवाबित अच्छे रखना चाहते हैं क्योंकि आपको उन हाई इनवाइट ओनली इवेंट्स की इनविटेशन भी चाहिए, फ्रीबीज भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मरात मिलती है. इस पर बात करेंगे कि क्या जिन चीज़ों से बचने के लिए हम कहते थे कि एक ऑथेंटिक सिटीजन जर्नलिस्ट का, क्योंकि आप कहते थे कि किसी और का जो रिव्यू होगा वो उसकी आप बीती होगा, उसमें सच्चाई होगी, लेकिन क्या हमने इन्हीं उसूलों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है आज सोशल मीडिया पे? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जी जनाब, और बात की जा रही थी इंटरनेट या सोशल मीडिया पे जो रूमर्स फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ पेनिट्रेट की जाती है. इससे ना सिर्फ आप अगर इसकी इंतहाई सिचुएशन को देखें, इंतहाई सूरत हाल को देखें, तो हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ को लेकर, बड़ी बड़ी हुकूमतों के हवाले से लेके, मिनिस्ट्रीज़ के काम से लेके इसमें फ़ेक न्यूज़ पेनिट्रेट की जा सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जहन साजी की जा सकती है. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इवन फ्राम द माइन्यूटेस्ट लेवल, आपका कोई ऐसा मसला जो आप समझते हैं कि जी ऑनलाइन उसका हल तलाश किया जाएगा, आप उसको सिर्फ गूगल पे सर्च करके देखिए, किसी ना किसी ने उसके ऊपर अपनी राय दी हुई है. वो राय किस हद तक मुस्तनद है, क्रेडिबल है, या आपकी सिचुएशन पे जाके सही बैठती है, इससे हमें गर्ज नहीं होता. अब हमारे साथ मौजूद हैं निगत दात. आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, डिजिटल राइट्स के हवाले से भी बात करती हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करती हैं, और ये जो नया ऑर्बिट और इकोसिस्टम बना है इसमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त और अपने राइट्स को पहचानने की बात करती हैं. थैंक यू वेरी मच निगत वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग. आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि अगर किसी शख्स के हवाले से, अगर वो पब्लिक फिगर है या अगर पब्लिक फिगर नहीं भी है, किसी अहम ओहदे पे फायज है और कोई फेक न्यूज़ पेनिट्रेट की जाती है या उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, तो आपके पास क्या राइट्स मौजूद हैं कि आप अपना दिफा कर सकें, और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है वो मेरे व्यूअर्स को बताइए. जी सिद्रा, एक तो ये कि चाहे कोई आम शख्स हो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, अगर उसके हवाले से कोई गलत जाली खबर चलाई जाती है तो वो हमारे एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में ये बना था, और इस कानून के अंदर ये लोगों के पास हकूक मौजूद हैं कि वो उनके खिलाफ, अगर कोई उनके खिलाफ जाली खबर चलाई जाती है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस कानून के अंदर FIA के पास, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग्स जो हैं, जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, वहां पे जाके वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उनके ऑनलाइन पोर्टल पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं. निगत, हमारे पास तो पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनली हमारे पास कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि लोगों पे जुर्माना आयद हुआ हो या उनको पीनलाइज किया गया हो फॉर द फैक्ट कि उन्होंने किसी की डेफेमेशन की है या उनके हवाले से एक रूमर या गलत खबर को शाया किया है. क्या पाकिस्तान में इस राइट की, इस बात की इतनी आगही है? क्या हमारे कवानीन इतने सख्त हैं कि मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही बड़ा इदारा है या ब्लॉगर है, उसने कोई गलत बात छाप दी है तो कोई शख्स अपने दिफा में उसको कोर्ट तक ले जा सके और वहाँ पे इंसाफ भी मिले उसको? सिद्रा, इसमें हमारे पास मगरबी ममालिक की मिसालें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जब भी हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ लोगों को इतने ज़्यादा इस तरह के क्राइम्स नज़र नहीं आते, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब वहाँ पे कवानीन है तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है. पाकिस्तान में भी सख्त कवानीन है और इंतहाई सख्त हैं, लेकिन उनकी जो
इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। लेकिन रूल ऑफ लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोगों को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कवानीन तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनकी ना तो लोगों को आगाही दी जाती है, ना उनको हकूक के बारे में बताया जाता है, ना उनको ये बताया जाता है कि आपने इस कानून को इस्तेमाल कैसे करना है। निगत, आप हमारे साथ ही रहिएगा, यही बात मैं अब अपने कराची स्टूडियो डिस्कशन में लाना चाहूँगी। तो रक्षा, क्या कहेंगी, बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन के मतलाशी होते हैं, उनको शायद सही गलत का मतलब नहीं पता, जो कंटेंट एग्रीगेटर्स होते हैं वो मुस्तनिद साइट से अपने पास ट्रैफिक लाने के लिए वही इन्फॉर्मेशन छाप देते हैं, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिनका सवाल है। यानी अगर आपका कोई बड़ा ही सीरियस हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्यूटी क्वेश्चन है या कोई और लीगल मसला है, उसका जवाब आप ऑनलाइन क्यों तलाश कर रहे हैं, और आप चाहते हैं जिस शख्स को आप जानते नहीं, जिस तरह की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप नहीं जानते, वो आपको जवाब दे और बताए कि इसका क्या हल निकल सकता है। बिल्कुल। सो इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ सिद्रा, कि आपने किस हद तक जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सिम्टम्स हैं या आप किसी बीमारी का शिकार हैं या कुछ ऐसे आपको ऐसा महसूस हो रहा है, एंड व्हेन एवर यू गो ऑन द इंटरनेट और आप उसको सर्च करते हैं, तो इट्स वेरी फनी बट यू एक्चुअली फाइंड आउट कि आप किसी बीमारी के लास्ट स्टेज पे हैं। आर्टिकल्स पढ़ के आपको ये यकीन हो जाता है कि इट्स नाउ सीवियर एंड आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर, आप उनके साथ एक थॉरो डिस्कशन करते हैं और आप अपने जो भी सिम्टम्स वगैरह वो बताते हैं, तो वो बेहतर तौर से ट्रीट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कि चॉइस क्या है लोगों की। ठीक है, आपको नहीं लगता कि लोगों पे मुझे हैरत होती है कि वो इस तरह के इश्यूज ऑनलाइन बेनामी लोगों से क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली राइट, बट ये कि ये बड़ा हेल्पिंग भी होता है। एज यू राइटली सेड कि ठीक है, हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा सेंसिटिव है और उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना इट्स नेसेसरी, बट होता ये है कि आपको अमूमन ऐसे आर्टिकल्स या ऐसे रिव्यूज़ मिल जाते हैं जिससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर हो जाता है कि इधर इट्स अ क्रिटिकल कंडीशन कि मुझे फौरी तौर पे जाना चाहिए या मुझे क्या क्योर करनी चाहिए। हम जब यंगस्टर्स नए हम कॉलेज में आए थे एंड इंटरनेट यूज्ड टू बी द फिनोमेना, तो हम कहते थे सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। अब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और आपको बाकायदा अपने मतलब की चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी पड़ती। ये एक तकलीफ़देह अमल है। तकलीफ़देह अमल तो है, मगर इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। हम लोग इसको तमाम इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। सो कंटेंट को आपको पता होगा कि पहले प्लेजरिज्म के इश्यूज़ थे, अब जो है वो जितनी भी सोशल मीडिया और इवन गूगल ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट्स ऐसे बना लिए हैं कि प्लेजरिज्म अब कंट्रोल हो रहा है। कॉपीराइट को बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। पहले शायद आप बहुत सारे ऐसा कंटेंट जो अपलोड कर लेते थे जिसको वो अलाउ करता था कि आप अपलोड कर सकते हैं, बट वो ना यूट्यूब करता है ना फेसबुक करता है सारे। अब वो क्योंकि पहले ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था उसको ट्रैक करना, अब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब इवन ये कि इवन आप ड्राइव कर रहे हैं और आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हैं और बैकग्राउंड पर कोई सॉन्ग चल रहा है तो वो वीडियो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। सही, ठीक है, तो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। आपने जब निगहदाद वाली बात की थी तो उसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि पेनल्टीज होनी चाहिए अगर यहाँ पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करता है पाकिस्तान में, और आई थिंक साइबर लॉ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइज कर रहा है और फिर जाके उन लोगों को जो लोग फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ प्रोपोगेशन, तो वहाँ पे उनको किसी न किसी तरह पेनलाइज किया जाए, इवन उनका पेज बंद कर दिया जाए। बट आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान भी इमर्ज कर रहा है। अच्छा, बहुत सारी इस पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है। निगत, वापस आपके पास आना चाहूँगी। ये जो सवाल यहाँ पे कवल ने किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीनलाइज करना चाहिए, आप रेट्रीब्यूशन से काम लें, लेकिन कभी कभार जो मैंने आपकी पिछली कुछ डिस्कोर्सेज देखी थी उसमें आप ये बात भी कह रही थी कि शायद हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो विक्टिम को मज़ीद ट्रॉमाटाइज करते हैं, यानी उसके लिए इंसाफ ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। क्या अभी भी आप यही महसूस करती हैं कि लोग अगर कुछ रिपोर्ट करना भी चाहें, अगर वो अपनी कॉपी राइट्स को और बाकी चीज़ों को एक्सरसाइज करना चाहें अपने राइट्स को, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर लोग इस्तेमाल भी करना चाहें इन कवानीन को तो इतना कोई आसान नहीं है। मराहिल बहुत होते हैं, बड़े स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर जितनी देर लगती है एक केस को निपटाने में और इंसाफ लेने में, उसमें वो जो कंप्लेन करने वाला है वही उसको दरमियान रास्ते में छोड़ देता है कि यार अब इसको क्या फॉलो करे, इतना अरसा हो गया और इंसाफ तो मिल नहीं रहा।
तो इसके और भी बहुत से तरीके हैं। ये कि अगर कोई लोग कुछ लोग जो हैं वो अगर कानून को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वो डायरेक्टली इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये मेरे खिलाफ एक जाली खबर चलाई जा रही है या डिसइंफॉर्मेशन है या प्रोपेगेंडा है और आपके प्लेटफॉर्म पे है, आप अकाउंटेबल हैं, आपने इस चीज को रोकना है, तो वो उस चीज को रिमूव भी कर देते हैं। ब्रिंगिंग द सेम डिस्कशन हेयर, दरक्षा आप क्या समझती हैं? कुछ लोग अभी बीच में जोक भी करते हैं ना कि हमारे यहाँ जितने लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं उनका कोई रियल इन्फ्लुएंस है नहीं, और अगर एक दिन के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए तो ये जो नंबर उनके जहन में कि जी 15,000 या 25,000 या 60,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? सुबह उठ के किसकी तस्वीरें लेंगे? वो आई डोंट नो, फिर ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। बट इट्स लाइक द प्रॉब्लम इज दैट एवरीवन इज क्लेमिंग टू बी अ ब्लॉगर, सही है, या एक इन्फ्लुएंसर। अगर मैं रैंडमली भी थ्रू सोशल मीडिया पूछती हूँ कि आई नीड अ ब्लॉगर्स फ्रॉम अ सर्टेन डोमेन, तो मेरे पास कोई करीबन 50 नाम आ जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उसमें कोई वो शक नहीं है कि उनके फॉलोअर्स नहीं होते, बट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ नॉट देयर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चलें उस वक्त तक जब लोग किसी पब्लिक फिगर पे बात कर रहे हैं वहाँ तक हमने शायद उसको कबूल कर लिया, हम उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन जब दो पब्लिक पब्लिकली किसी सोशल मीडिया के फोरम का यूजेज करते हुए आपसी स्कोर सेटल करते हैं या उनमें ना इत्तेफाकी होती है, तू मैं होती है, लड़ाई होती है और फिर हज़ारों लोग उनको देख रहे होते हैं, व्हाट डज दैट मीन? उस वक्त तो कोई रूमर की गुंजाइश नहीं होती, बाकायदा हमला और जवाबी हमला हो रहा होता है। इस पर ज़रा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो लोग जो रोल मॉडल्स हों, आइकन्स हों, जब उनकी आपस में लड़ाई हो जाए, वो किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें अपना स्कोर सेटल करने के लिए, तब क्या उसके मुतहर्रिकात होते हैं? क्या लोग एक की साइड लेते, दूसरे की साइड लेते, या फैंस भी आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है। मुझे कहीं कभी ये काफ़ी तकलीफ दे भी लगता है, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी सैड व्हेन टू पीपल हु शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अप फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। कमल, आप क्या कहेंगे इसका जो इम्पैक्ट आता है? यू नो, इट इज़ लिटरली a representation of their true inner self. Exactly. कि आप कितना तहम्मुल से काम लेते हैं, कितने आप पेशेंट हैं, कितने आप बिलो द बेल्ट हमले कर सकते हैं। आपको क्या लगा कि रिसेंटली इस तरह की जो पॉपुलर हमने आपस में अनबन देखी है उसमें हमारे माशरे की क्या अक्कासी हुई है आपके सामने? देखिए, इम्पैक्ट तो इसका इंतहाई वर्स्ट आता है, बिकॉज एज यू सेड पाकिस्तान में हार्डली कितने इन्फ्लुएंसर्स होंगे। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो वो क्वांटिटी उससे कई गुना ज़्यादा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कई गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान में आई थिंक हम लोग अभी इन चीज़ों को समझ रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर ऑडियंस इट्स लाइक अ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, वो तो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, बट इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, इन्फॉर्मेशन अब हर जगह अवेलेबल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी देख रहे हैं, हमारी स्पेशली यूथ देख रही है, तो उससे वो ओपिनियन जनरेट करती है कि जी ठीक है, अच्छा आप अगर इन्फ्लुएंसर भी हो जाते हैं, अगर आप सेलिब्रिटी भी हो जाते हैं तो आप बिलो द बेल्ट भी आ सकते हैं। आपको तो लगता है कि कभी कभार मैं ये सवाल करती हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म के परसेप्शंस किए जा रहे हैं। जो रोल, जो किरदार ये लोग टेलीविज़न पे निभाते हैं वो उसको हम कहते हैं हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब है, हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। फिर जो इनकी सो कॉल्ड रियल लाइफ होती है कि इनकी एवरीडे लाइफ जो ये अपने सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हम एक अलग ही दुनिया देखते हैं, एक अलग ही ऑल्टरनेटिव रियलिटी देखते हैं। कुछ लोग कभी कभार इस पर कॉमेंट करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी पब्लिक फिगर ने ईद वाले रोज़ अपने कपड़े नहीं पहने क्योंकि किसी ना किसी डिज़ाइनर को ये एंडोर्स कर रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे किसी भी पब्लिक फिगर की आपके जहन में रियल लाइफ क्या है या उसका वो हुक क्या है? क्या उसके किरदार, यानी जो किरदार वो अपने ड्रामों में निभाते हैं उससे देखकर लोगों ने उनकी फॉलोइंग बढ़ाई है, या ये जो उनका अपना रियल इमेज है, जो उनकी लाइफ है, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग टू पीपल? बहुत ही कोई मज़े का क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली लोग पॉपुलैरिटी को देखते हैं, जो चीज़ ऑन है, जो चीज़ इन द मार्केट है वो पॉपुलर है। बाकी ये कि एज यू सेड क्रेडिबिलिटी, आई थिंक अब जो है वो सोशल मीडिया इंगेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्रेडिबिलिटी। वो ये कहते हैं कि अच्छा जी मैं चाहे कुछ भी कंटेंट डाल लूँ, वो अगर इतना सिजलिंग है कि उसमें
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, इनकी शेयर्स और एंगेजमेंट मेरी ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्रेडिबिलिटी। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो एन इशू ऑफ बाउंड्रीज। निगत, वापस आपके पास आना चाहूँगी। बहुत सारे पब्लिक फिगर्स उन पे ये तनकीद आती है कि अगर इफ़ यू वर रियली सो सीरियस अबाउट अपहोल्डिंग योर बाउंड्रीज, तो फिर आपने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल इशूज़ को इतना उजागर ही क्यों किया। जहाँ तक आपके टैलेंट का, आपके काम का ताल्लुक था, तो रोज़ लोग आपको ट्रेडिशनल मीडिया पे देख रहे थे, या फिर आप अपनी सोशल मीडियाज़ को क्लीन रखते और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करते अपने काम की, लेकिन क्योंकि आपने उसमें अपने पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को डिस्कस किया, तो एक तरह से आपने लोगों को फॉडर दिया, लोगों को वो फ्यूल दिया जो उन्होंने फिर आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, अगर आपका घर टूटता है, आपकी लाइफ का कोई भी इवेंट होता है, लोग उस पर बात करते हैं। तो गलती किसकी है? जो पब्लिक फिगर है उसकी, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की, या फिर रूमर फैलाने वालों की? देखें, चाहे सिद्रा सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे प्राइवेट लोग हों, जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो ये आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर रहे हैं या प्राइवेट शेयर कर रहे हैं। तो अगर तो आपका स्टेटस जो है वो पब्लिक है, इसका मतलब है आपकी इंटेंशन ही ये है कि वो पब्लिक एट लार्ज के पास वो कंटेंट जाए। लेकिन अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है सिर्फ अपने दोस्तों की हद तक और जो चंद लोग उसको देख सकें, तो फिर वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो मीडिया की कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो आम आवाम की कंजम्पशन के लिए नहीं है। अगर वो लीक होती है तो फिर और अगर वो सही भी है और लीक होती है तो आपके पास कानूनी चाराजोई का हक है। और अगर अफवाहें जो बनाई जाती हैं, र्यूमर्स, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, वो चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे आम आवाम हो, कोई भी इंटरनेट यूज़र हो, वो ये एक इलीगल चीज़ है और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी चाराजोई कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। दरक्षा से इसमें गलती किसकी है? हाउ डू यू अपहोल्ड बाउंड्रीज? यानी रूमर अगर कोई आपके बारे में स्टार्ट करता है, हो सकता है वो कम्प्लीटली बेसलेस हो, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप समझती हैं कि इवन पब्लिक फिगर, स्टार्स, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स, उनको वो डालनी ही नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे? I think I agree with this thing because होता ये है कि you never know, like if you have billions or millions of likes, लेकिन उन likes के पीछे mindset कैसे हैं ये आप कभी जज नहीं कर सकते, ये आपको कभी पता नहीं चलता। So better is, and जो हमारे celebrities हैं या जो public figures हैं, they are actually there as like role model, तो लोग उन्हें follow करते हैं actually। So you go to the pages and you see कि उनको किस तरीके से जो वो follow किया जा रहा है। And अगर कोई rumor होती है, कोई अगर fight है या कुछ ऐसे हो गया है, कोई झगड़ा हो गया, तो उसमें ये होता है कि बेटर, पहले तो ये कि लोगों को नहीं पता कि पीछे बैक स्टोरी क्या थी, दे आर जस्ट हैविंग इट, एंजॉयिंग इट एंड गिविंग देयर ओपिनियंस, दे आर जस्ट बीइंग व्यूअर्स। एग्जैक्टली, एक रियलिटी शो मिल रहा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा कंवल, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि ये तो चले बाउंड्रीज़ की बात हो गई, आमतौर पर ये जो अभी बात की, मैं अगेन उस इन्फ्लुएंस को क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब लोग किसी स्टार को, किसी सेलेब को फॉलो कर रहे होते हैं, आप अक्सर देखें जो इन्होंने बात की कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, पीछे कोई 250 के करीब उसमें कॉमेंट्स हैं, लेकिन उन कॉमेंट्स को अगर हम पढ़ के देखते हैं ज़्यादातर उसमें नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो ये किस किस्म की फीडबैक है और ये किस तरह से हेल्पफुल है उस स्टार के लिए, किस तरह से हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो फॉलो कर रहे हैं? वो तो भाई सलाम है उन लोगों के ऊपर कि आप वक्त निकाल के एक शख्स को फॉलो करते हैं और सिर्फ उसकी तस्वीर पे जाके फिर उसको बुरा भला कहते हैं। आई मीन, डू यू हैव नथिंग बेटर टू डू? ऐसा ही है। नहीं, पाकिस्तान में आपको ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जिनको लोग हेट ज़्यादा करते हैं। हाँ। और उनका हेट होना ही एक्चुअली उनका फेम में आता है। So as I said, it's all about making an engagement on the social media. तो ये अब इतना मैटर नहीं करता। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगेजमेंट का फर्क खत्म हो चुका है। नहीं करता। अच्छा। क्योंकि देखें लोगों का यही है कि एक बार वसीम अकरम का मैं सुन रहा था कि जब वो वर्ल्ड कप हारे थे तो लोगों ने पत्थर मारे थे, और जब वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो उन्हीं लोगों ने उनको फूल भी हार भी पहना है। सो लोग बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। आपने सिर्फ अपनी इमेज को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, हम हमेशा यही बात कर रहे हैं। सो क्रेडिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपनी ऐसी पर्सनल लाइफ या अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको मुझे पता है कि मुझे क्या फीडबैक आना है,
तो यू नो इट्स मैटर ऑफ के अच्छा, आप वन कौन सा लास्ट sizzling थिंग, content मुझे डाल पता है रहे हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है, लेकिन ये इशू भी मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती थी। सर्विसेज, बिजनेसेस, एक गलत रिव्यू और मिलिशियस रिव्यू, यानी हो सकता है वो जेन्युइन भी ना हो, आपके बिजनेस को बिगाड़ सकता है। मैं आए दिन देखती हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के यू नो देयर इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस, कोई फैशन हाउस चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, और बाकायदा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की बेसिस पे लोग आके यू नो बहुत बुरा भला कह देते हैं। कभी कहते हैं कि जी ये पूरा बिजनेस ही अनएथिकल है, कभी वहाँ के खाने की बुराई करते हैं कि वहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं थी या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि वी हैव बिकम वेरी अनफॉरगिविंग बिकॉज ऑफ दिस power that we have in social media. क्या कहेंगी दरक्षा? Because with this power, people are becoming more and more judgmental. Yes. You actually not see, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेलिब्रिटीज़ की, so you don't know कि पीछे हुआ क्या, स्टोरी क्या थी, but you are there to comment. और हमारी ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से कोई नेक्स्ट लेवल की Exactly. एक्सपेक्टेशन हो गई है, हर वक्त हर चीज़ परफेक्ट हो। कवल, व्हाट वुड यू से कि बिजनेसेस को इससे जो नुकसान होता है, उनको अपने आप को कैसे तैयार रखना चाहिए कि भाई एनीबडी, यानी या तो होना कि आप हर सही और गलत बात आने वाले कस्टमर की माने, वाई, बिकॉज टुमारो ही इज गोइंग टू गो आउट एंड गिव अ बैड रिव्यू और आपकी रेपुटेशन इज एट स्टेक। जहाँ ये आपके स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ज़रूरी है, वहीं ऐसा लग रहा है मुझे एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये बैकफुट पे भी डाल रही है। What's ऐसा your ही है, opinion? देखिए रिव्यू वॉर तो चल रही है। इवन ये कि आई एम सॉरी, अगर कोई पीआर एजेंसी को या किसी भी डिजिटल एजेंसी को ये कहा जाता है कि मेरी ब्रांड के आपने रिव्यूज़ को इम्प्रोवाइज़ करना है, तो फिर मैं कंपटीटर्स की भी लिस्ट देता हूँ कि इनके रिव्यूज़ को भी आपने यू नो बैड करना है। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं जी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और हमने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि हम लोगों ने खुद अपनी भी एक ऐप लॉन्च की है, तो उसमें बाकायदा हमने देखा कि यू नो एक लोग आ रहे हैं स्पेसिफिकली और लो रेट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। I recently saw a sting operation of sorts कि एक मूवी आई जिसका रिव्यू एक पब्लिकेशन ने, जो कि अच्छी यानी एस्टैब्लिश पब्लिकेशन है, उसने कहा कि जी हमें ये मूवी समझ नहीं आई, उसने उसको 50-50 का रिव्यू दिया, एंड देन दे एक्चुअली फेस्ड अ बॉट अटैक। यानी उस न्यूज़पेपर या उस ये जो मैगजीन था उसके इंस्टा पेज पे आके ऐसे अकाउंट्स जो 1 घंटा पहले बने थे, 2 घंटा पहले बने थे, उनकी कोई पीछे हिस्ट्री नहीं थी, उन्होंने आके ऐसे बोलना शुरू किया, एंड यू कुड सी दैट दिस इज एक्चुअली अ bot attack. But thank you so much Darakshan, thank you so much Kaval. We've just, मैंने कहा ना कि आज तो जी टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। थैंक यू निगत also for joining us this morning. ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज़, जैसे पहले कहते थे ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह ऑनलाइन हर कमेंट, हर जो बात की जा रही है, हर रिव्यू वो सच नहीं होता। तो थोड़ा सा ज़रा अपना जहन भी इस्तेमाल कीजिए, और कमेंट लिखने वाले का सिर्फ कमेंट ना पढ़े, जाके ज़रा उसकी प्रोफाइल भी पढ़े, उसकी भी हिस्ट्री देखे कि वो कितना क्रेडिबल और कितना जेन्युइन है। आई होप दैट यू विल पे हीड टू दैट। और रूमर, खास तौर पे कोई व्हाट्सएप इधर उधर आपके पास फॉरवर्ड आए, उसको 15 लोगों तक पहुंचाने से पहले वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।